गुड मॉर्निंग। भारत की बेस्ट सेलिंग बुक्स यानी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है जीत आपकी। जीत आपकी। इस किताब के लेखक हैं शिव खेड़ा। ये किसी ज़माने में एक साल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शुमार है। इस किताब को यूँ तो पूरा ही पढ़ना आनंददायक है, किंतु पूरी किताब पढ़ने के बाद जो चीज़ हमारे मानस पटल पे गूंजती रहती है वो ये है कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम नए ढंग से करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में बजरिए यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं और आपको एक बात स्मरण दिलाता हूं कि हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है, बशर्ते वो कदम सही दिशा में हो। और यात्रा की सफलता दो चीज़ों पर निर्भर करती है। आपको पता है वो दो चीज़ें कौन है? पहला है मंजिल का पता और दूसरा है रास्ते का ज्ञान। मंजिल का पता यानी कि आपको जाना कहाँ है, ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। और दूसरा, आपको जाना जहाँ जाना है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ जाने का रास्ता क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। आपकी मंजिल क्या है? मैं बताता हूँ। आपकी मंजिल है यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में अच्छा अंक प्रतिशत लाना है, ये आपकी मंजिल है। और आपका रास्ता क्या है? वो है पाठ्यक्रम। यानी कि इन दोनों के जानकारी के अभाव में आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ओके? ये आपका पाठ्यक्रम है। जो नया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का, वो ये है। ये दो सेक्शन में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क 50 अंकों का हो, खंड ख भी 50 अंकों का है। ये दोनों अंक मिलाकर के 100 अंक के हो जाते हैं। ये सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों का सिलेबस है। जो साइंस स्ट्रीम के जो छात्र हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के जो छात्र हैं, उनका सिलेबस ये है। दोनों सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, वो व्याकरण संबंधी अंतर है। कुछ अध्यायों का भी उनका भी घटा बढ़ा है। और जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स को पत्र लेखन के रूप में एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें शिकायती पत्र या नियुक्ति हेतु पत्र अथवा
किसी समस्या पर आधारित पत्र लिखने को आता है, जो कि साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों को नहीं आता। अब ज़रा सा आप यहाँ पे फोकस होइए। ये पहला टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और दूसरा है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। यहाँ ध्यान दीजिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ पर है हिंदी काव्य साहित्य का विकास, अर्थात विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एक एक नंबर के 5 सवाल होते हैं, दूसरे में भी एक एक नंबर के 5 सवाल होते हैं और दोनों मिलाकर के 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास, अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास अथवा हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन 10 नंबर में आपके प्रश्न पत्र में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये तो डायरेक्टली वाली बात हो गई। लेकिन अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास का अच्छा अध्ययन कर लिया है तो इनडायरेक्ट वे में कम से कम आपको 20 से 25 नंबर के सवाल और मिलते हैं। वो कैसे? आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जैसे मान लीजिए किसी कवि का जीवन परिचय पूछा गया, किसी कवि की कृतियाँ पूछी गई, किसी लेखक का जीवन परिचय पूछा गया, लेखक की कृतियाँ पूछी गई। इन सारे सवालों में जो जिन तथ्यों का समावेश होता है, अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक से पढ़ा है तो आप इन सारे के जवाब लिखने में आपको आसानी होगी और आप आसानी से अंक स्कोर कर सकेंगे। व्याख्या वाले सवालों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 2 प्रश्न बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक या रचयिता कौन है। तो ये 2 सवाल भी हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करने वाले छात्र सुगमता से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब इन दोनों उप शीर्षकों को एक साथ जोड़कर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे ताकि एक समग्र नज़रिया हमारा विकसित हो सके हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति। ये शीर्षक हुआ आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी शीर्षक में हिंदी काव्य साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी गद्य साहित्य का विकास, दोनों ही उप शीर्षक इस शीर्षक में समाहित है। तो आइए हम इस शीर्षक के अंतर्गत जो शब्द हैं पहले उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 शब्द आपको दिखाई देंगे: इतिहास, साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास क्या है? अगर एक पंक्ति में हम कहें तो इति धन हास, इति अर्थात ऐसा ही, हास माने हुआ, ऐसा ही हुआ। अभी हम जो बोल रहे हैं इसके ठीक पहले तक आज तक जो भी हुआ मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर आज तक, वह सारी चीज़ें इतिहास के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए दूसरा, साहित्य का इतिहास। इसमें साहित्य शब्द जुड़ गया। साहित्य में आज तक जो भी हुआ वो साहित्य का इतिहास कहलाएगा।
यहाँ भी वो चीज़ लागू होती है। अब से ठीक पहले तक जो भी रचना रची गई, जो भी कहा गया, वो सब इतिहास बन गया। लेकिन अगर उसका वास्ता साहित्य से है तो वो साहित्य का इतिहास का है। तीसरा इसमें क्या जुड़ गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ एक नया शब्द जुड़ गया, हिंदी। क्या आप जानते हैं हिंदी क्या है? मैं पिछले 13 साल से अध्यापन करा रहा हूँ और जब भी मैंने ये सवाल पूछा है, छात्र बिल्कुल अचकचा से जाते हैं, हिंदी क्या है? कोई जवाब ही नहीं सोचता। कोई कहता है कि हिंदी का मतलब विषय हो गया, हिंदी का मतलब सब्जेक्ट हो गया। कोई कहता है कि हिंदी जो हम लिख रहे हैं वो हिंदी है, निबंध हिंदी है, कहानी हिंदी है। इस तरह के तमाम अनाप शनाप आंसर बच्चे देते हैं। कुछ उसमें से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अच्छे तरह से पढ़ के आए हैं, वो हमें बताते हैं कि हिंदी का अर्थ है भाषा। ये एक सही उत्तर है, हिंदी का अर्थ भाषा। ये हम समझ लेते हैं कि वो उन्होंने जो कहा हिंदी का अर्थ भाषा। लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं कि भाषा क्या है, वैसे ही उनको बोलती बंद हो जाती है। जब हम पूछते हैं भाषा क्या है, तो उनके पास कहने को कुछ नहीं रहता, फिर वो चुप हो जाते हैं। हिंदी क्या है? भाषा। और भाषा क्या है, ये हम आपको अपने अगले लेक्चर में बताएंगे। इन दोनों का जो झगड़ा है उसको सुलझाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक असाइनमेंट देना चाहते हैं, एक गृह कार्य देना चाहते हैं, बड़ा रोचक है। उस गृह कार्य को आप लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके आंसर आप लिख के तैयार रखें। और कल जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपकी वो जो क्विज़ है, जो आपका असाइनमेंट है, पहले उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद हम लोग हिंदी और भाषा के झगड़े को सुलझाएंगे। ठीक है? ये आपको एक पहेली यहाँ पे दी गई है। इस पहेली में एक तरफ ये चार्ट बना हुआ है, इसमें सभी खानों में कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है और यहाँ राज्य में बोलने वाली भाषा लिखी हुई है। हर राज्य की एक भाषा होती है, वो इसी वर्गों में से मिल के बनेगी। जैसे देखिए यहाँ पे मराठी को एक साथ अगर जोड़ेंगे तो ये एक भाषा है और ये कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के सामने हमने लिख दिया मराठी। इसी तरह से सभी जितने भी राज्य हैं, सभी की भाषाओं का जिक्र इस वर्ग पहेली के अंदर दिया गया है। आपको करना यह है कि इन सभी राज्यों का क्रम से इसमें से खोजना है, इसी तरह से आपको वर्गीकृत करना है, इसे मिलाना है और मिला करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है? इस रोचक पहेली को आप सॉल्व करेंगे और कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।